हमने सारी चीज़ों को एंगल्स देखा, प्रोपोर्शन देखा और सारी चीज़ों को पहले हम रेफरेंस से ऐसे देख देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को चेक करने से पहले, जैसे हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि लाइन सही है कि नहीं, तो वो चेक करने से पहले हमें अपनी गैसिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रूट का डिफरेंस है वो हमारा सही है या नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अपना बहुत सारा टाइम देने के बाद, बहुत पैसा वेस्ट करने के बाद, बहुत सारे दिनों तक उसमें काम करने के बावजूद वो अपने आप में ग्रोथ महसूस नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम वर्क करने के बाद में इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। तो ये तब होता है जब किसी इंसान का बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता, कंप्लीट क्लियरिटी नहीं होती कि हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम फ्री हैंड की जर्नी को आगे तक लेके जाएंगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो आर्ट की फील्ड में सीरियसली आगे जाना चाहते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्हें डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, तभी वो आगे चल के रियलिज्म पे भी जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप की तरह होगा, जहाँ हम देखेंगे कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें किन किन गलतियों को नहीं करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक गिफ्ट भी है, पूरे कंप्लीट फ्री हैंड ड्राइंग की एक हार्ड कॉपी जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और अपने पास में रख के उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें एचडी रेफरेंसेस होंगे, सिलेक्टेड रेफरेंसेस होंगे, एक कंप्लीट फ्री हैंड की ट्रेनिंग होगी जिसे आप अगर डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक लेवल अप चले जाएंगे अपनी ड्राइंग की जर्नी में। पेंसिल, पेन, पेपर जो आपके आसपास में है सब चीज़ लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें, मेरे साथ साथ में करके भी देख सकें और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पॉइंट्स बनाने हैं, उन पे काम भी करना है, क्योंकि एक कंप्लीट रोड मैप है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वो मैं सारी चीज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। हमारे पास में इतने नॉलेज अवेलेबल होते हैं बट हम जब वर्क नहीं करते हैं हम सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम इसमें सीरियसली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट होगी और जिसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो फ्री हैंड की जर्नी में सबसे पहला पॉइंट है सेटअप। हमारा सेटअप किस तरह का होना चाहिए, जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, स्लैंटिंग पोजीशन पे हम बनाते हैं, उसमें वर्क करने से आपकी फ्री हैंड के प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए वर्टिकल सेटअप को होना ज़रूरी है, जो कि 90 डिग्री में आप इस तरह बोर्ड भी रख सकते हो। इस तरह का सेटअप जब हम करते हैं तो चीज़ें हमारी आई लेवल पे होती हैं, वो हमें बिल्कुल सही सही दिखाई दे रही होती है, हमारी आंखों को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, हम साइड बाय साइड ऐसे लगा के और यहाँ से देख के यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेफरेंस सिलेक्शन। हमें रेफरेंस किस तरह के लेने हैं, किस तरह के रेफरेंसेस पे हमें काम करना है, वो भी बहुत मैटर करता है हमारे फ्री हैंड ड्राइंग में। बात आती है रेफरेंसेस हमें मिलेंगे कहाँ से। रेफरेंसेस आप खुद से सेट करके भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे हम रेफरेंसेस अपने खुद के पिक्चर क्लिक करके बना सकते हैं। और या फिर आप गूगल से सिंपल वन ऑब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और बाद में धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है। थर्ड है स्टार्ट विथ इजी सब्जेक्ट्स। जब हम बहुत टफ सब्जेक्ट को शुरू में ले लेते हैं तो हम उसमें अपनी मिस्टेक्स को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो सब्जेक्ट आप जितना इजी रखेंगे आप अपनी मिस्टेक्स को उतनी क्विकली, उतनी ज़्यादा अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। फोर्थ है मटेरियल्स। तो बिगिनर्स अक्सर गलती वहीं पे करते हैं कि वो बहुत सारे फैंसी मटेरियल्स पे ज़्यादा ध्यान उनका जाता है कि कैसा पेपर हम लें, कैसी पेंसिल हम लें, क्या क्या लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शुरू में प्रैक्टिस में नहीं लेनी होती है। सिंपल जेरोक्स पेपर पे भी आप एक प्रिंट आउट, एक जेरोक्स पेपर अगर है आपके पास में, एक पेंसिल है, एक इरेजर है, शार्पनर है, तो इन सारी चीज़ों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी लाइंस को क्लीन रखें। तो शुरू में हम लाइट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए हम HB पेंसिल या 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। डार्क आउटलाइन हमें नहीं बनानी होती। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ड्राइंग स्टार्ट करने से भी पहले आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हमारी जो रेफरेंस है वो हमें देखना कैसे है, क्योंकि ड्रॉ करने से भी पहले
हमें देखना आना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से सेट हैं, कैसी बनी है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी है। अगर ये एक A4 साइज का पेपर है, इसीलिए हम साइड बाय साइड में सेम साइज का पहले बनाते हैं, हम ना बड़ा बनाते हैं ना छोटा बनाते हैं। तो मोबाइल से ना बनाने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मोबाइल में जब हम चीज़ों को जूम करते हैं तो प्रोपोर्शन बिगड़ जाते हैं। बट अब जब यहाँ पर बनाते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम सेम टू सेम यहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं, अपनी मिस्टेक्स को यहाँ देख पाते हैं कि ये लाइन अगर इतनी बड़ी है तो हमारे पेपर पे वो लाइन सेम है या नहीं है। आप उसे आंखों से मेजर करते हैं वहाँ पर। तो और एक फायदा ये होता है कि हम बहुत देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखने से बच जाते हैं। जब आप इस तरह से प्रिंट आउट्स पे काम करते हो तो लॉन्ग टाइम तक आप अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो, आते जाते आप फाइंड कर सकते हो, रुक के ठहर के देख सकते हो। तो ऐसे आप अपनी मिस्टेक्स खोजना सीखते हो। हम बहुत टाइम तक अपनी मिस्टेक्स को ढूंढते रहते हैं और उसको ठीक करते रहते हैं। शुरू में हमें लंबे टाइम तक बहुत टाइम देके अपनी ड्राइंग को बनाना होता है, जहां हम अपनी रेफरेंस को और अपनी ड्राइंग को बार बार मैच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इसे देखना कैसे है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये रेफरेंस मैंने इसलिए ली है क्योंकि आई लेवल पे है। अगर हम आई लेवल पे नहीं होते तो यहाँ पर एक ओवल दिख रहा होता। अगर ऊपर से ले रहे होते हम, ऊपर से खींची पिक क्लिक की हुई होती तो यहाँ पर ओवल दिख रहा होता। अगर नीचे से पिक क्लिक की हुई होती तो यहाँ का ओवल दिख रहा होता ये। तो इसीलिए हमें आई लेवल की चीजें लेनी है ताकि हमारे लिए एक शेप के रूप में रहे चीजें। स्टिल लाइफ भी हमें इसलिए लेनी होती है, शुरू में हमें पोर्ट्रेट्स नहीं बनाने होते हैं, हम सिर्फ स्टिल लाइफ से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्टिल लाइफ में चीजें शेप में होती हैं। जैसे एक जार रखा हुआ है तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप के आधार पे बना हुआ है और शेप को फाइंड करना और उसको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। आप आंख नाक को उतने अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते हो। तो इसे हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी लाइन बनी हुई है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखेंगे कि इस पेपर पे ये प्लेस कहाँ पर है। तो एक चीज को पहले हमें यहाँ अच्छे से ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो इस यहाँ पर ये रखा हुआ है जार, उसको देखेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये चारों तरफ की दूरी को देख के पहले हम 2-4 मार्किंग करते हैं। तो अपने मार्किंग पे पहले फोकस करना है। उस मार्क के आधार पे हमारी जो आगे की जर्नी है वो डिसाइड होगी कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। तो मार्किंग इस तरह से होती है कि जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वहां पर जो बहुत बांस के लगे हुए होते हैं वो सारे दिखते हैं, तो वहां चीजें सुंदर नहीं दिखाई देती है, बट वो उस चीज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं सारी चीजें। यहाँ पर अभी मैं एक लाइन दे रही हूँ, तो यहाँ मैंने सिर्फ अपने रेफरेंस पे ऐसे जज किया पेंसिल को करके कि ये लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, और उसी जजमेंट के आधार पर मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ। और इसे ओवर हैंड ग्रिप में हमें काम इसलिए करना होता है कि हमारे वर्क में थोड़ा फ्लो आता है, हमारा शोल्डर्स अच्छे से मूव करता है, हम लाइन एक बार में खींच पाते हैं। हमें बहुत लाइट ड्रॉ करना है क्योंकि ये आदत हमारी बनी रहनी चाहिए। तब हम अगर शेडिंग के लेवल पे जाते हैं तो चीजें हम रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो इसे हम पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू भी मेजर करके देख सकते हैं कि अगर हमारी रेफरेंस में लाइन इतनी बड़ी है तो हमने गैस वर्क अपना सही किया है कि नहीं। अपनी गैसिंग को देखना भी हमें बहुत जरूरी है। तो अगर ये बड़ी हो जाती है लाइन तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे इरेज करना बहुत आसान होता है क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मिटाना होता है, लेकिन बाद में अगर प्रोपोर्शन के लेवल पे हमें मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है। उसके बाद हम इसकी ओवरऑल लेंथ को देखेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, क्योंकि अभी हमें एक मार्किंग मिल गई, इसका मिडिल फाइंड करेंगे हम चीजों को बैलेंस करने के लिए।
इसका मिडिल भी फाइंड करेंगे कि कहाँ पर मिडिल है। उसके बाद इसकी लेंथ को देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। सेम मेजर हमें यहाँ करना है। यहाँ हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हमारी आंखें हमारा टूल है। हमारा गैसिंग पावर के साथ हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो अपने गैसिंग को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, प्लस अपने ऑब्जर्वेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम पेंसिल से भी मेजर कर सकते हैं कि हमने जो लाइन खींची है वो लाइन सही है या नहीं है। हम इसको एक तरह के बॉक्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले यहाँ रेफरेंस पे हम ऐसे करके देख सकते हैं कि ये, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कट्स लगाएंगे इसके। बार चेक करने से पहले हमें अपने गेसिंग पावर को इम्प्रूव करना है कि अगर ये लाइन इतनी बड़ी है तो हमारे पेपर पे ये सही है या नहीं है। तो इसको बार बार हम गैस करते हैं यहाँ कि हमारी गैसिंग सही है या नहीं है। चेक करने से पहले हमें पेंसिल मेजरमेंट करने से पहले, पेंसिल से अगर हम मेजर करते हैं तो उससे भी पहले हमें गैस करना जरूरी है, वरना हम अपने गैसिंग पावर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। फिर दोनों साइड से देखेंगे एंगल्स की, छोटे छोटे एंगल्स कैसे दिए गए हैं, उनका एंगल क्या है। हर लाइन को ऑब्जर्व करना है हमें कि रेफरेंस में ये लाइन कितनी बड़ी है और हमारी लाइन कितनी बड़ी है। कहीं पे भी आपको मिस्टेक्स दिखाई दे तो आप तुरंत इरेज करके उसको ठीक करें। तो यहाँ पर जो शेप क्रिएट हो रहा है, हमने जो स्क्वायर बनाया था यहाँ पर, यहाँ जो शेप क्रिएट हो रहा है वो हमें देखना है कि हमारी ड्राइंग में भी वो शेप क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे डिस्टेंस को देखना है कि ये डिस्टेंस यहाँ हमारा बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा भी डिस्टेंस अगर इधर उधर होता है तो आपको तुरंत ठीक करना है उसको।
तो इसी तरह से अपने वर्क को रिफाइन करते करते हम सीखते हैं। अपनी लाइंस को क्लियर करते जाना है बार बार। एक होता है क्विक स्केचेस, जहां हम क्विकली वर्क कर रहे होते हैं और क्विकली चीजों को विदाउट इरेजर बनाते हैं। बट लॉन्ग आवर स्टडीज में हम इस तरह से बहुत ध्यान देके एज इट इज बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे लाइंस, प्रोपोर्शंस, एंगल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर एज इट इज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप सिंपल चीजों को बना रहे हो, अगर कोई फ्रूट बना रहे हो, फ्लावर बना रहे हो, तो आपका अगर गलत हो सकता है, गलत होगा तो कोई उतना मैटर नहीं करता। बट अगर आप पोर्ट्रेट के लेवल पे जाओगे, अगर पोर्ट्रेट्स बनाओगे फ्री हैंड में, तो आंख अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है या नाक थोड़ी सी अपनी प्लेस से इधर से उधर सरक जाती है, तो फिर आपकी सारी ड्राइंग गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हमें इस तरह से चीजों को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की आदत डालनी चाहिए शुरू से। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्राइंग सबसे फर्स्ट स्टेज में दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई बॉटल है, एक जार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमें पहले उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस तरह से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ करना चाहते, शुरू में हमारी ड्राइंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम इन बाकी ऑब्जेक्ट्स को छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और दूसरी रेफरेंस लेके ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमें बहुत सारा करना है, गैस वर्क करना है, जहां हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से बना रहे होते हैं। तो हम इस तरह से जब ध्यान से बनाते हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हमारा जो गेसिंग पावर इम्प्रूव होता है, वो हम डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो हम सेम रेफरेंस यूज करके दोबारा से फिर हम इन चीजों को भी फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे स्किप करना और इस स्टेज पे छोड़ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पहले हमें बहुत सारे वर्क करने होते हैं जहां हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। तो इस स्टेज से आगे जाने के लिए हम थोड़े थोड़े कर्व ऐड करते हैं। मान लो इस जार में हमें थोड़ी से कर्व ऐड करने हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं करना होता, हमें सिंपल कॉर्नर्स में थोड़े थोड़े कट्स लगाने होते हैं इस तरह से। तो ये एक शेप के आकार में आ जाता है और बहुत इजीली हम इसमें कट्स लगा के और कर्व ऐड कर सकते हैं। और नीचे में जो ये गोलाई दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना है। तो जब हम कर्व ऐड करते हैं यहाँ पर इस स्टेज पे, तो बहुत कम हमें करना होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस और सही हम अपने ड्राइंग को स्ट्रेट लाइन के लेवल पे ही खत्म कर देते हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को और ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इससे इसका डिस्टेंस देखेंगे कि इस जार से इस फ्रूट का डिस्टेंस क्या है। ये नीचे से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में है, इससे थोड़ा आगे है, तो सारी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ एक डॉट लगा देंगे हम। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, इसका एंगल ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ एंगल क्रिएट होगा। तो अब ये एंगल अगर ज्यादा लगता है कि हमारा ज्यादा तिरछा हो गया है, तो इस एंगल को हम यहीं पे ठीक कर लेंगे, क्योंकि चीजों का एंगल अगर बदल जाता है तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस एंगल को हम यहाँ पर ऐसे भी इसमें हाथ को चला के भी कर सकते हैं या फिर अपनी पेंसिल को इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से ले जाके हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर
एंगल सेट करेंगे। तो सिर्फ एंगल के लिए था कि वो हमारी चीजें इस एंगल में है, तो एंगल चेक करने का एक ये पेंसिल का तरीका होता है। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करके और उसके एंगल के अकॉर्डिंग हम इस फ्रूट को भी स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करेंगे। अब ये देखेंगे कि ये फ्रूट इस जार के कहां तक आ रहा है, तो यहां भी चेक करेंगे ये फ्रूट हमारा इस जार के बहुत ऊपर चला गया है, तो हम फिर यहाँ इसी स्टेज पे मिटा के इसकी तो प्लेसमेंट को सही करना जरूरी है। यहां से यहां तक अगर बहुत सारी चीजों को हम इसी स्टेज पे ठीक कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी मेहनत बच जाती है। सेम चीज हम हर जगह अप्लाई करेंगे। जो चीज हमने इसको बनाने के लिए की थी वही मेजरमेंट यहाँ अप्लाई होगा, वही यहाँ होगा, और हर जगह इस तरह से हम तो धीरे धीरे हम कॉम्पोजिशन सीखते हैं। जैसे हम प्रिंट आउट पे काम करते हैं तो हम चीज़ों को कंपोज करना भी सीखते हैं। जैसे हम डेली रेफरेंसेस अगर हमने गूगल से प्रिंट आउट करवा लिया है तो जिस रेफरेंस पे हम काम कर रहे हैं उसमें जैसा स्टिल लाइफ सेट है, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में अपने खुद के रेफरेंसेस भी सेट कर करके देखने होते हैं। तो इसमें हमने सारी चीज़ों को एंगल्स देखा, प्रोपोर्शन देखा, और सारी चीज़ों को पहले हम रेफरेंस से ऐसे देख देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को चेक करने से पहले, जैसे हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि लाइन सही है कि नहीं, तो वो चेक करने से पहले हमें अपनी गैसिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रूट का डिफरेंस है वो हमारा सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो तुरंत आप उसको मिटा के ठीक करना है हमें। तो इस तरह हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि उसको बनाते हैं डायरेक्ट। ये दूसरा फ्रूट कहां से स्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे हम। उसका एंगल क्या है, स्टार्टिंग एंगल क्या है, हम एंगल को ऐसे चेक भी करेंगे। अब इसके स्पेस में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है दोनों फ्रूट्स के बीच में। तो हम भी यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उससे हमें मार्किंग मिलते जाती है आगे के लिए। तो एक चीज अगर आप सही स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी बाकी चीजें भी प्लेस पे आती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम अप्रोच क्या कर रहे हैं।
ये हो गया फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमें जहां स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना होता है। सेकंड स्टेज होगा कि हम इस स्ट्रेट लाइन को थोड़े थोड़े कर्व्स ऐड करेंगे, जो कि यहाँ गोलाई दिखाई दे रही है, ये चीजें गोल दिखाई दे रही है, सब घूमी हुई है, तो उन चीजों को हमें आप ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस जितने एंगल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा अगर हम इस तरह से करते जाएंगे तो वो कर्व्स ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे। हमें यहाँ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन शुरू से अगर हम कर्व ऐड करते हैं तो हमारे प्रोपोर्शंस कभी नहीं सुधरेंगे। आप सिंपल चीजों को तो कर्व में बना लोगे, लेकिन जब डिफिकल्ट चीजें आएंगी तो वहां पर उसके आप इस रेफरेंस का अगर आपको डबल बनाना है या फिर हाफ बनाना है, छोटा बनाना है या फिर ट्रिपल बनाना है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स अगर बनानी है आपको कलर में, तो आप फिर प्रोपोर्शंस आपकी मिस्टेक होंगी ही होंगी। तो शुरू से ही छोटे लेवल से आपको अपनी प्रोपोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। एक सिंपल सब्जेक्ट में अगर आप सारी चीजें सीख जाते हो तो फिर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको हम इरेज कर देंगे, इसीलिए हम लाइट लाइट ड्रॉ करते हैं। ये है नीडेड इरेजर, जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से अपने सब्जेक्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए सब्जेक्ट को क्लीन रखना जरूरी है। तो हम इसे लाइट लाइट पूरा मिटा के फिर से एक फ्रेश आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम जो गाइडलाइन हमने बनाई थी, एक्स्ट्रा लाइंस हमने क्रिएट की थी, ताकि हम इसके अंदर के पार्ट को अच्छे से डिवाइड कर सकें, अच्छे से गैस कर सकें, वो सारी लाइंस हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ये होगा स्टेज 2, जहां आप अपनी लाइंस को क्लियर करोगे। फर्स्ट है सिंप्लीफाई विथ स्ट्रेट लाइन। और लाइंस में एनर्जी के लिए, लाइंस क्लियर करने के लिए हमें लाइंस की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो ये लाइन भी हम बहुत लाइट ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी और ड्राइंग वाले पार्ट में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी ड्राइंग को और अपने रेफरेंस को बार बार पीछे जाके देखना। ऐसे पीछे हम जाएंगे, फिर अपने रेफरेंस को देखेंगे, अपनी ड्राइंग को देखेंगे कि ये ड्राइंग सही दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, चीजें अपनी अपनी जगह पे प्लेस हैं या नहीं है, चीजों का एंगल सही है या नहीं है, ये सारी चीजों को हमें चेक करते रहना है। तो हमें ड्रॉ करना कम है और ज्यादा देखना है। तो पीछे जाके चेक करने के बाद हमारी ड्राइंग को चेक करने का एक तरीका और भी है कि हम अपनी ड्राइंग को उल्टी करें, अपने रेफरेंस को, इमेज को भी उल्टी करके लगाएं, दोनों साइड बाय साइड, एंड फिर उसके बाद हम चेकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हमें एक शेप्स में नज़र आती हैं, तो चीज़ें देखने का पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। स्टार्ट ओवर फिनिश, तो इस गोल्डन रूल को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आपकी फ्री हैंड जर्नी में ये सबसे ज़्यादा आपके साथ में रहने वाला है। जहां आप स्टार्टिंग के स्टेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, सबसे ज़्यादा काम करते हो, और इसी को आप बार बार हमें रिपीटेडली बनाना है जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए इन चीज़ों से। आपको डिटेलिंग ऐड नहीं करनी।
तो क्विकली एक बार सारी चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो ड्राइंग करने से पहले सबसे पहले रियल लाइफ की चीज़ों को हमें स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना है। सेकंड थिंग जो है, इस तरह से वर्टिकल सेटअप पे काम करना है, चीज़ों को अपनी आई लेवल पे रखना है ताकि आप चीज़ों को आसानी से अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कर सकें। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है। बार बार पेंसिल मेजरमेंट करने से पहले बहुत गैस करना है कि हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। बाद में हम पेंसिल से चेक करेंगे। तो ऐसे हमारी ऑब्जर्वेशन को हमें डे बाय डे इम्प्रूव करना है। उसके बाद चीज़ों को हमें स्ट्रेट लाइन में बनाना है, चीज़ों को रिफाइन करते जाना है। बार बार जो एक्स्ट्रा लाइंस बनती है उनको क्लियर करना है, लाइंस को लाइट रखना है और सारे एंगल्स को चेक करते हुए, प्रोपोर्शन को चेक करते हुए बार बार अपनी मिस्टेक्स को पीछे जाके, 2 कदम पीछे जाके हमें उसे चेक करते रहना है। तो इस तरह से जब हम अप्रोच करते हैं और साइड बाय साइड अपने रेफरेंस को लगा के रखते हैं जो कि हम प्रिंट आउट करा रहे हैं, और बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स हमें शुरू में लेने हैं, तो धीरे धीरे अपनी कॉम्प्लिकेसी को हमें बढ़ाना है। शुरू में हम एक कप, एक जार, एक जग, इस टाइप के आइटम ले सकते हैं। बाद में हम धीरे धीरे बहुत सारे फ्रूट्स वाले फ्रूट बकेट, कैसे हमें अपने रेफरेंस को चूज करना है। स्टार्ट ओवर फिनिश रूल की हमें ऐसी लाइन ड्राइंग को कम से कम भी हमें, जब तक हम कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हम अब बना सकते हैं, हम ऐसा अप्रोच हम हर ड्राइंग में कर पा रहे हैं, इजी में भी और टफ सब्जेक्ट्स में भी, तब हमें जाके डिटेलिंग पे जाना है, अदरवाइज हमें डिटेलिंग पे नहीं जाना है। तो मैक्सिमम आर्टिस्ट यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो हर ड्राइंग पे डिटेलिंग ऐड करे जा रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी। जल्दी अगर फास्ट इम्प्रूवमेंट चाहिए तो टेक्निक के साथ काम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हो जाए। तो आने वाले 2025 में अपने आर्ट को, अपनी फ्री हैंड ड्राइंग की जर्नी को आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं और एक अनदर लेवल पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ।